एवरीवन। तो आज ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ब्लड का। ब्लड के पहले मैं आप लोगों को 2 लेक्चर्स पढ़ा चुकी हूँ जिसमें हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ा था। उसमें सिर्फ एक ही पार्ट रह गया था ब्लड का, ब्लड प्लाज्मा। उसके बाद जो इसके इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज ब्लड ग्रुप एंड ब्लड क्लोटिंग। कि ब्लड क्लोटिंग जो है बॉडी में कैसे होती है, ब्लड ग्रुप एंड ब्लड क्लोटिंग, लेकिन क्लोटिंग, सॉरी नॉट क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग। लेकिन उससे पहले जो मेरा पिछला लेक्चर था उसमें जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड की कंपोजिशन में हमने पढ़ा था कि सेलुलर पार्ट के अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और जो नॉन सेलुलर यानी लिक्विड पार्ट के अंदर प्लाज्मा था। प्लाज्मा का टॉपिक उसके अंदर रह गया था जिसमें हम आगे इसको आज कंटिन्यू करेंगे कि प्लाज्मा क्या है, व्हाट इज द प्लाज्मा, व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जैसे लिक्विड ब्लड, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि ब्लड के अंदर सेलुलर कंपोनेंट और नॉन सेलुलर कंपोनेंट दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। सेलुलर कंपोनेंट के अंदर डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के अंदर क्या कंपोजिशन है, इट कंटेन वाटर अबाउट 90%, प्लाज्मा प्रोटीन्स, इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अबाउट 7 to 8%। प्लाज्मा प्रोटीन्स में कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, दैट इज एल्ब्यूमिन प्रोटीन, सेकेंड इज ग्लोबुलिन प्रोटीन एंड थर्ड वन इज फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये 3 प्रोटीन्स हैं जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ब्लड में एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होते हैं, मेनली ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। अब जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है कि जो हमारे ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, हमारी बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में एल्ब्यूमिन प्रोटीन का एक मेन रोल है। ग्लोबुलिन जो है अल्फा, बीटा एंड गामा, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये 3 तरह के प्रोटीन्स, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिनका मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज क्या काम करती है, दे हेल्प टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू अवर बॉडी। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का क्या काम है, इट हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जो ब्लड की हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल क्लोटिंग होती है, सॉरी नॉट बॉडी के अंदर नहीं, जैसे कोई भी कट लग जाता है, कोई वुंड लग जाता है तो वुंड बन जाता है बॉडी के ऊपर, एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर, तो उसकी जो नेचुरल तरीके से जो ब्लड क्लोट हो जाता है, जो एक हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, उसके अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो कुल मिला के प्लाज्मा के अंदर मेनली एक तो प्रेजेंट है वाटर जो अबाउट 90% है, प्लाज्मा प्रोटीन 7 to 8% है जिसके अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन 3 तरह के प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर और ओस्मो रेगुलेटरी प्रोटीन का काम करती है, ओस्मो रेगुलेटरी, ऑस्मोटिक प्रेशर को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करने में, ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में और फाइब्रिनोजन जो है ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट है कुछ गैसेस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ सॉल्ट्स के अंदर कौन से सॉल्ट्स आ जाएंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज या कुछ और स्पेशली कैल्शियम सॉल्ट या अमीनो एसिड जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। यहाँ पे ब्लड के कंपोजिशन का टॉपिक कंप्लीट होता है कि ब्लड कंपोजिशन में आरबीसीज थे जिनको हमने इरिथ्रोसाइट्स बोला था, डब्ल्यूबीसीज थे जिनको हमने ल्यूकोसाइट्स बोला था। ल्यूकोसाइट्स के आगे हमने 2 क्लासिफिकेशन की थी, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स, एंड थर्ड कंपोनेंट वाज द प्लाज्मा जो लिक्विड पोर्शन था जिसके अंदर वाटर, गैसेस, प्लाज्मा प्रोटीन्स, कुछ सॉल्ट्स और
ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ ब्लड कंपोजिशन का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम शुरू करेंगे, दैट इज ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप रूटीन में आप लोग सुनते भी हो कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, सपोज एक सिंपल टेम्परेचर ही आता है, तो सबसे पहले अगर कहीं भी ब्लड या फिर कहीं अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ब्लड हमें ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, तो सबसे पहले उस पर्सन का ब्लड ग्रुप चेक करवाया जाता है। ब्लड ग्रुप हम बोल देते हैं मेरा ब्लड ग्रुप ए है, या ए पॉजिटिव है, या ए नेगेटिव है, बी है, बी पॉजिटिव है। तो क्या मतलब है इस ब्लड ग्रुप का? व्हाट इज द ब्लड ग्रुप और व्हाट इज द ब्लड ग्रुपिंग? ब्लड ग्रुप एक जनरल सा टॉपिक है, इसके बारे में वैसे भी आप तो फार्मेसी स्टूडेंट हो, आपको तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन हर पर्सन को ब्लड ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली ब्लड ग्रुप होता क्या है। व्हाट इज द ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप हम जनरली 4 तरह के ग्रुप्स पढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप्स 4 तरह के ग्रुप्स आप लोगों ने सुने होंगे। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ। पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देखेंगे, क्योंकि अकेला ए बी या ओ तो कभी भी नहीं सुना होगा। हमेशा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव यही आपने सुना होगा, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि उसका क्या मीनिंग। अब जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप हमारा किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मैंने किसी को बोला कि अगर जैसे सपोज आई एम ए पॉजिटिव, तो अगर जो मेरा ब्लड ग्रुप ए है या ए पॉजिटिव है, तो उसका क्या मीनिंग है, किस बेस के ऊपर ये ब्लड ग्रुप डिसाइड की गई है। एक्चुअली जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर जो आरबीसी सेल प्रेजेंट है, जो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दिस इज द रेड ब्लड सेल, दिस वन इज द, आपको याद हो मैंने पहले भी बताया था, जो हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। दिस वन इज द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे एंटीजन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द एंटीजन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस या ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड। इन एंटीजन्स को हम क्या बोलते हैं? ए ग्लूटिनोजन्स। ए ग्लूटिनोजन्स। एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजन्स जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। मैंने आपको पीछे एक लेक्चर में बताया भी था कि एंटीजन इट मींस कोई भी अगर एक्सटर्नल बाहर से अनवांटेड मटेरियल या अनवांटेड पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है विच में कॉज द इन्फेक्शन, तो उसको भी हम एंटीजन बोलते हैं। लेकिन यहाँ ये अनवांटेड नहीं है, कुछ एक चीजें जैसे बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनको हम बोलते हैं कि हार्मफुल है या नहीं। हर चीज हार्मफुल नहीं है, कुछ बैक्टीरिया माइक्रोब जो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसी तरह से आरबीसीज के सरफेस के ऊपर एक तरह के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं ए ग्लूटिनोजन्स। ये ए ग्लूटिनोजन्स, अगर यहाँ अगर मैं इसको लिखूं ए ग्लूटिनोजन्स, ए ग्लूटिनोजन्स, ये ग्लूटिनोजन्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं? अगर ए ब्लड ग्रुप है किसी का, तो उसके अंदर ए टाइप के ग्लूटिनोजन ही प्रेजेंट होंगे। बी ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर बी टाइप के ग्लूटिनोजन ही प्रेजेंट होंगे। ए बी है तो उसके अंदर ए बी टाइप के ए ग्लूटिनोजन ही प्रेजेंट होंगे। इस चीज को दिमाग में रखना कि ए बी मतलब ए एंड बी, नॉट ए बी, ए एंड बी, कि दोनों तरह के ए ग्लूटिनोजन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, मतलब सरफेस के ऊपर दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट होंगे। और अगर किसी का ओ है तो उसकी बॉडी के सरफेस पे, मतलब उसकी बॉडी के सरफेस पे नहीं, सॉरी, उसके आरबीसी सेल्स के सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, नो एंटीजन।
क्लियर कि ए ग्लूटिनोजन कौन सा प्रेजेंट होगा, जिसका जो भी ब्लड ग्रुप है, जैसे सपोज ए है तो ए के अंदर ए ग्लूटिनोजन, बी के अंदर बी, ए बी के अंदर ए बी, ए एंड बी, एंड ओ के अंदर नो ए ग्लूटिनोजन। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है दैट इज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, अब जो ए ग्लूटिनोजन है नेचुरल अगर हमारी बॉडी में एंटीजन प्रेजेंट है तो उस एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस होंगी। तो उन एंटीबॉडीज को, ये तो हो गए एंटीजन्स, उन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट जो एंटीजन्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं एग्लूटिनिन्स। एग्लूटिनोजन्स हैं जो, दीज आर द एंटीजन्स, और एग्लूटिनिन्स जो हैं दीज आर द एंटीबॉडीज। तो यहां अगर मैं एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज की जगह यहां मैं इसको एग्लूटिनिन्स भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं है इस चीज में, एग्लूटिनिन्स। दिस इज, तो ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ये हमेशा ऑपोजिट प्रेजेंट होंगे। अगर ए ब्लड ग्रुप है उसके अंदर ए ग्लूटिनोजन कौन सा प्रेजेंट हुआ, ए ग्लूटिनोजन उसमें प्रेजेंट हुआ ए, लेकिन उसमें ए ग्लूटिनिन या एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, बी। इसी तरह से बी है, बी के अंदर प्रेजेंट होगी ए एंड बी है तो इसके अंदर प्रेजेंट होगी नो एंटीबॉडी या नो ए ग्लूटिनिन, नो ए ग्लूटिनिन। और जो नो एंटीजन है ओ, उसके अंदर ए एंड बी दोनों तरह के ए ग्लूटिनिन्स प्रेजेंट होंगे। अब इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं यहाँ शॉर्ट टर्म्स यूज कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी टर्म मैंने एंटीबॉडी के लिए यूज की है और कौन सी टर्म मैंने एंटीजन के लिए। इसके लिए मैं शॉर्ट में यहाँ बी लिख रही हूँ, शॉर्ट ए, और इसके अंदर ए एंड बी। क्लियर है ये चीज? क्योंकि अगर ये क्लियर होगी तभी आपको आगे ब्लड ग्रुप का टॉपिक समझ में आएगा। अब अगर मैं ये बोलती हूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, वैसे तो ए पॉजिटिव होगा लेकिन या ए नेगेटिव होगा, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ अभी ए की बात कर रही हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप में कहाँ से आया वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब आरबीसी के सरफेस पे ए ग्लूटिनोजन कौन सा प्रेजेंट हुआ, ए, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज कौन सी बॉडी में बन रही हैं, बी। इसी तरह से अगर किसी का बी है तो ए ग्लूटिनोजन बी, एंटीबॉडीज ए बी है तो ए ग्लूटिनोजन ए एंड बी, एंटीबॉडीज नो एंटीबॉडीज, ओ है तो नो एंटीजन ए एंड बी एंटीबॉडीज। एंटीजन हमेशा सेम होंगे एज दैट ऑफ ब्लड ग्रुप, लेकिन जो एंटीबॉडीज हैं वो हमेशा ऑपोजिट होंगी। रूटीन में इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, एंटीबॉडीज सेम लिख देते हैं और एंटीजन्स डिफरेंट लिख देते हैं, तो वो आपका पूरा गलत हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। अब अगर क्या होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूज का क्या मतलब है कि अगर सपोज एक पर्सन से हमें किसी भी केस में, कोई भी इमरजेंसी केस में एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हमें ब्लड देना है, या ब्लड ट्रांसफ्यूज को बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डोनेट करना। जो ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, डोनेट करना मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए हम ब्लड जो दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है उसकी सबसे पहले कंडीशन ये है कि the blood must be transfused to a person which having the same blood group। और जो अगर ए ब्लड ग्रुप का पर्सन है तो उसको जो ब्लड दिया जाएगा वो ए ब्लड ग्रुप के पर्सन का ही दिया जाएगा। उसको हम बी का नहीं दे सकते, उसको हम ए बी का नहीं दे सकते, लेकिन उसको हम ओ का दे सकते हैं। ठीक है, ए का ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम उसको बी का नहीं दे सकते? रीजन क्या है
कि अगर जैसे अगर हमने ए ब्लड ग्रुप के पर्सन को बी ब्लड ग्रुप दे दिया, ठीक, बी ब्लड ग्रुप देने के बाद क्या होगा, बी के ऊपर इसमें ए के अंदर पहले तो उसके अंदर एंटीजन्स थे ए, अब हमने उसको बी भी दे दिया तो उसके अंदर बी एंटीजन्स भी प्रोड्यूस हो गए, बी एंटीजन्स भी प्रोड्यूस हो गए, लेकिन अब उसकी बॉडी में तो ऑलरेडी ए थे, वो तो उसकी बॉडी का एक सिस्टम था, उसकी बॉडी के अंदर वो एंटीजन्स तो बॉडी उसको ये मानती थी कि वो खुद के मेरे एंटीजन्स, लेकिन जब बी उसको दिए तो वो इसके लिए बॉडी के लिए एक एक्सटर्नल एंटीजन, एक इन्फेक्शन की तरह वो उसको ट्रीट करेगा, इन्फेक्टेड पार्टिकल की तरह। तो इस बी के अगेंस्ट बॉडी में ए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। जब ये ए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी तो ये ए एंटीबॉडीज इसको भी इफेक्ट करेंगी और ये एंटीबॉडीज जो हैं इसके ये तो इसके लिए है कि इसके अगेंस्ट बॉडी में प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मतलब कि उसकी बॉडी में ऑलरेडी ए एंटीजन की वजह से बी एंटीबॉडीज तो थी, अब यहाँ उसकी बॉडी में हमने बी ब्लड ग्रुप दे दिया तो उसकी वजह से ए एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस हो गई, तो ये ए एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट काम करेंगी और ये बी एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट काम करेंगी, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके, वो रेड ब्लड सेल्स की हीमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, वो रेड ब्लड सेल्स की हीमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि सेल मेम्ब्रेन पे एंटीजन्स प्रेजेंट है, हीमोलिसिस स्टार्ट होगी, रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक बड़ा ही विग्रियस एंटी एलर्जिक रिएक्शन होगा और इट मे लीड्स टू द डेथ ऑफ ए पर्सन। तो इसीलिए जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा सेम ब्लड ग्रुप के पर्सन से होती है, हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है कि ब्लड ग्रुप अगर सेम है तभी ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, अदरवाइज किसी और ब्लड ग्रुप का किसी और कोई और ब्लड ग्रुप किसी भी डिफरेंट ब्लड ग्रुप के पर्सन को हम ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट मे कॉज ए विग्रियस एंटी एलर्जिक रिएक्शन इन आवर बॉडी which will cause the hemolysis or which will cause the breakdown of the RBCs at very fast rate, that is a very dangerous or that may ultimately leads to the death of a person। चलिए अब बात आती है इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव फैक्टर की। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर है वो कहां से आया? पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर जो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द रीशियस फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द रीशियस फैक्टर। रीशियस फैक्टर क्या है? और RH फैक्टर, RH फैक्टर, ये जो RH फैक्टर है सबसे पहले फाइंड आउट किया गया था इन द रीशियस मंकी, मंकी की स्पीशीज थी जिसको बोलते हैं रीशियस मंकी, उसके अंदर ये फैक्टर फाइंड आउट किया था, इसलिए उसके नाम पे इस फैक्टर का नाम RH फैक्टर पड़ गया। जिसके अंदर तो ये RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, अगर तो ये जिसके अंदर ये RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उसको तो हम बोलते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, उसके अंदर होगा A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A एंड B पॉजिटिव या O पॉजिटिव, और जिसके अंदर ये RH फैक्टर एब्सेंट होगा उसको हम बोलते हैं RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ओके, RH फैक्टर प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर होगा A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव या O पॉजिटिव। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा तो उसके अंदर ब्लड ग्रुप होगा A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव एंड O नेगेटिव। क्लियर? ये RH फैक्टर है क्या? ये RH फैक्टर भी RBCs के सरफेस के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एंटीजन ही है
जिसके केस में ये एंटीजन प्रेजेंट होगा, जैसे ये ड्यूटिनोजन थे, उस केस में वो पॉजिटिव इफेक्ट देगा, जिस केस में वो प्रेजेंट नहीं होगा उस केस में वो नेगेटिव इफेक्ट देगा। अब ब्लड ग्रुप है, ट्रांसफ्यूजन में एक पॉइंट और ऐड हो गया कि जिसके अंदर ए पॉजिटिव है, किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए पॉजिटिव है तो उसको ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के पर्सन से ही ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा, बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव से ही ट्रांसफर होगा, ए बी पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव से ही ट्रांसफर होगा, या ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव से, इसी तरह से सेम नेगेटिव फैक्टर से ट्रांसफ्यूज होगा। ओके, क्योंकि अगर डिफरेंट कोई ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उसके अंदर ब्लड के क्लोट्स बन जाएंगे, एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हीमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है जो नोट करने वाला है कि आपने पढ़े होंगे कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं। यूनिवर्सल डोनर 5th या 6th क्लास से ये क्वेश्चन आ जाता है एक छोटे बच्चों से, जैसे साइंस में हम पढ़ते आ रहे हैं, हु इज द यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल डोनर, डोनर मतलब जो सभी ब्लड ग्रुप्स को ब्लड दे सकता है, जो सभी ब्लड ग्रुप्स को ब्लड दे सकता है। तो कौन सा होगा यूनिवर्सल डोनर? ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बी या ए बी के अंदर जाके रिएक्ट कर देगा। इसी तरह से बी पॉजिटिव भी नहीं हो सकता या बी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ठीक है। अगर हम ए बी पॉजिटिव को ए पॉजिटिव ब्लड भी दे सकते हैं, बी पॉजिटिव भी दे सकते हैं, ओ पॉजिटिव भी दे सकते हैं। तो जो यूनिवर्सल डोनर एक्सेप्टर होगा दैट इज ए बी पॉजिटिव, और जो यूनिवर्सल डोनर होगा दैट इज ओ नेगेटिव। हम हमेशा ये बोलते आए हैं कि ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, नहीं, ओ ब्लड ग्रुप नहीं है। ओ ब्लड ग्रुप का मतलब तो होगा ओ पॉजिटिव, ओ ब्लड ग्रुप का मतलब होगा ओ पॉजिटिव। तो ओ पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर नहीं है, ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। क्यों? क्योंकि जो ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव के अंदर रिशियस फैक्टर एब्सेंट है, रिशियस फैक्टर एब्सेंट है। तो जिसके अंदर सपोज मैंने ओ पॉजिटिव ब्लड, सपोज मैंने ओ पॉजिटिव ब्लड जो हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो ए बी पॉजिटिव ही है, ठीक है, इसको दे दिया, या ओ पॉजिटिव जो उसी की बात करते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, जो सारे के सारे ब्लड ले सकता है। ओ पॉजिटिव ब्लड मैंने ए बी पॉजिटिव को दे दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव है, आरएच फैक्टर तो दोनों में प्रेजेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने ओ पॉजिटिव ब्लड ए बी नेगेटिव को दे दिया, ए बी नेगेटिव को दे दिया, या बी नेगेटिव को या ए नेगेटिव को दे दिया, इसके अंदर तो रिशियस फैक्टर प्रेजेंट है, इसमें तो नहीं है। तो नेगेटिव के अंदर रिशियस फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि फिर से सेम रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इसलिए आगे से ये नहीं बोलना कि ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, नहीं, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है और ए बी पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। अब इसी के साथ आरएच फैक्टर के साथ ये टॉपिक क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। एक इसमें और टर्म देखने को मिलती है आरएच फैक्टर के केस में, या मैं कहूं पॉजिटिव नेगेटिव के केस में, एक टर्म आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, दैट इज erythropoiesis, erythropoiesis foetalis।
भी आ जाता है कि एरिथ्रोपोइसिस फॉर्टालिस क्या चीज है। व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस फॉर्टालिस? एरिथ्रोपोइसिस नहीं, गलत बोल रही हूँ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉर्टालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉर्टालिस। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉर्टालिस इसमें है कि अगर सपोज RH पॉजिटिव नेगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव फादर है, RH नेगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव फादर है, इफ अगर उनका जो फीटस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे बिफोर बर्थ जो बेबी है उसको फीटस बोलते हैं। फीटस है FOETUS, फीटस है। तो उसके दोनों चांसेस हो सकते हैं कि वो RH पॉजिटिव भी हो, क्योंकि मदर फादर से भी फैक्टर आ सकता है, या RH नेगेटिव भी। वो RH नेगेटिव भी हो सकता है, RH पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है। अगर मदर के अंदर ही प्रेगनेंसी में, मदर के वोम में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर RH नेगेटिव है और फीटस भी RH नेगेटिव है, तो उस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फीटस RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी, जब सेकेंड टाइम मदर को प्रेगनेंसी होगी या सेकेंड बेबी के बर्थ के टाइम क्या होगा, जो फर्स्ट टाइम जब फीटस में था RH पॉजिटिव, मदर था RH नेगेटिव, तो मदर ने क्या किया, फीटस के RH पॉजिटिव के अगेंस्ट मदर के ब्लड में नेचुरल एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो गई। तो वो नेचुरल एंटीबॉडीज ने यहाँ तो हार्म नहीं किया, लेकिन जब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होती है और सपोज उस टाइम फीटस फिर से RH पॉजिटिव है, तो उस टाइम वो एंटीबॉडीज इसके ऊपर अटैक करेंगी और इट विल कॉज द हेमोलिसिस ऑफ द ब्लड ऑफ द फीटस। फीटस के ब्लड के लिए हेमोलिसिस कॉज करेंगी और मदर के लिए तो वो हार्मफुल हो गई। तो उस केस में क्या होगा कि इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द फीटस। तो दिस इज कॉल्ड एज द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉर्टालिस। ओके, क्लियर है? मेरे ख्याल से ब्लड ग्रुप का टॉपिक इंटरेस्टिंग भी था और आपको क्लियर भी होगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो लेक्चर में हम एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग।